तो अब हम लोग इकोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। इकोलॉजी सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट ब्राउन, अरस्तू को, खुराना को, रिटर को जाता है। इकोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय रिटर। सेकंड क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। किसके किसके बीच पारस्परिक संबंध है देखते हैं। जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी, मृदा और जल, जीव और उसका वातावरण। तो जीव वातावरण क्या है ये कहलाता है इकोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपारिस्थितिकी। स्व का मतलब अपने आप, एक के बीच रहेगा। ऑर्टिकोलॉजी का अभिप्राय क्या है? वनस्पति एवं मृदा का प्रभाव, वनस्पति पर मृदा का प्रभाव, व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन, वनस्पति पर उष्णवेदन का प्रभाव, तापमान का, यही होगा व्यक्तिगत है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत की? इकोलॉजी को रिटर ने किया था, इकोसिस्टम को फोबर्स, वर्नशुक, थिनमैन, टेंसले। सिस्टम की बात आएगी तो टेंसले है। इकोसिस्टम टेंसले। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? पारितंत्र मतलब पारितंत्र क्या है, इकोसिस्टम क्या है? एक दूसरे से अन्योन्य प्रक्रिया करने वाले जीवों का समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा अवस्थित है, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात, ये होगा। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? खरपतवार और सूक्ष्म जीव, जैविक अजैविक, पौधे तथा प्रकाश, पौधे और जीव, जैविक अजैविक। ओके। निम्न में से कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है? जीवाणु, क्लोरेला, जल, मानव, जल। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो ऊर्जा प्रवाह पहले उत्पादक होगा, फिर उपभोक्ता होना चाहिए, फिर अपघटक, लास्ट में अपघटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटकों से, मांसाहारी अपघटकों से, प्राथमिक उपभोक्ताओं से, और उत्पादकों शाकाहारियों मांसाहारियों से। ये होगा मतलब उसमें उत्पादक हो, उपभोक्ता हो और अपघटक हो। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। प्राथमिक उपभोक्ता जो है मतलब जो उत्पादक है, उत्पादक प्लांट्स है, प्लांट्स को खाने वाला शाकाहारी ही होगा। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पारितंत्र में उत्पादकों का क्या कार्य होता है? उत्पादक क्या करते हैं? कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिकों में बदलते हैं। अकार्बनिक, सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को काम में लाना, ऊर्जा को मुक्त करना। तो उत्पादक का मतलब प्लांट्स हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या है? पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत तो सूर्य का प्रकाश, पौधों में संचय शर्करा, ऊष्मा, मुक्त ऊष्मा, सूर्य का प्रकाश। किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है प्राथमिक उत्पादकों की, उपभोक्ताओं की
द्वितीयक उत्पादकों की, अपघटनकर्ताओं की, प्राथमिक उत्पादकों की। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव होता है। अपरदन, जीवाश्म भवन, कैल्सी भवन, लवण भवन अपरदन कहते हैं। इरोजन, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, अत्यधिक चरने द्वारा नहीं, वो तो और भी खराब हो जाएगा, और भी ज़्यादा अपरदन होगा। वनस्पति के हटने द्वारा नहीं, वनस्पति क्या करते हैं, प्लांट्स मिट्टी को बांधे रखते हैं। वनों को उगाने पर, बढ़ती पक्षी जनसंख्या द्वारा, वनों को उगाने पर होगा। बाढ़ को रोका जा सकता है, स्थल को ढालदार बनाकर, जल आवरण को हटाकर बाढ़ को रोका जा सकता है नहीं। वनों को काटकर भी नहीं रोका जा सकता है। नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके, स्थल को ढालदार बनाकर नहीं, वृक्षारोपण करके और बांध बनाकर। मुख्यतः मैंग्रोव वाली ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? नागार्जुन सागर, रंगनथिट्टू पक्षी विहार, सुंदरवन जहाँ पर मैंग्रोव है, डेल्टा ज्वारी वन जहाँ ज्वार होगा, सुंदरवन डेल्टा। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है राइजोफोरा, फाइकस, मैंगीफेरा, प्रोसिपस। राइजोफोरा, मैंगीफेरा तो मैंगो का है। समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है लवणोद्भिद, समोद्भिद, जलोद्भिद, मरुद्भिद। मरुद्भिद जो होता है वो ज़ीरोफिटिक है, जहाँ पर पानी कम पाया जाता है वहाँ पाया जाएगा। जलोद्भिद जहाँ पे जल ज़्यादा है, जल में पाए जाने वाले हाइड्रोफिटिक होते हैं। समोद्भिद मीज़ोफिट होते हैं, जैसे आम वगैरह जो स्थल पर पाए जाते हैं। और लवणोद्भिद जो समुद्र के किनारे होते हैं। न्यूनीकृत पत्तियाँ और धसे हुए रंध्र के प्रमुख लक्षण हैं एपीफाइट्स, जलोद्भिद, समोद्भिद। शुष्क रहेगा तो स्टोमेटा धसे रहेंगे। ये था। मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है, मतलब उनके जो रूट सिस्टम है, जो मरुद्भिद है, जो मरुद्भिद पौधा है, जो मरुद्भिद है, उनमें जो रूट सिस्टम है वो लंबा क्यों होता है ज़ीरोफिटिक में? तो ये पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने जल गहराई में चले जाते हैं। मृदाओं का उच्च तापमान मूल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। रात्रि के समय का कम तापमान मूल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है नहीं। गहरे जल स्तर बहुत जो नीचे जाकर गहराई में जाकर क्या करते हैं, पानी को खोजते हैं, क्योंकि मरुद्भिद जहाँ पौधे पाए जाते हैं वहाँ जल स्तर बहुत नीचे रहता है। यदि संसार के पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? ऑक्सीजन, काष्ठ, ठंडी वायु, भोजन। जाहिर सी बात है ऑक्सीजन। एपीफाइट्स वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन का सांद्रण उच्च होता है, तापमान काफ़ी कम होता है, वर्षा पूरे वर्ष होती है, वर्षा मौसम के अनुसार होती है। एपीफाइट्स कहाँ होंगे? वर्षा पूरे वर्ष होती है। मिरमेकोफिली एक लाभदायक सहयोजन है कुछ पुष्पी पादपों का, जीवाणुओं के बीच, विषाणुओं के बीच, चींटियों के बीच होगा। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है घास स्थल, बड़ी झीलें, सागर, वन। सागर सबसे बड़ा। मृदा अपरदन रोका जा सकता है चराई द्वारा? बिल्कुल नहीं। वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वनरोपण द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि, वनरोपण द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता हैं, क्योंकि बकरी क्या खाती है? घास खाती है। घास को बकरी खाती है और बकरी को हम खाते हैं, तो हम द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक होंगे, सेकंड नंबर पर है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? चंद्रमा, सूर्य। तो बहुत सरल सवाल है। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है?
खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? भूगर्भ से धरातल की ओर, एक जीव से दूसरे, निम्न अक्षांश दूसरे, नदी द्वारा भूमि। तो खाद्य श्रृंखला से एक जीव से दूसरे जीव के द्वारा होता है। हाइड्रोफाइट्स कहते हैं सामुद्रिक जानवर को, जलीय पौधे को। जलीय एक पौधीय रोग, एक जड़ पौधे हैं जो जल में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरूदभिद है? सरसों, अमरबेल, करील, नीम। सरसों, करील। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है एबायोटिक फैक्टर, इन्वायरमेंट का अबायोटिक फैक्टर। वनस्पति या मृदा का प्रभाव, जानवर, वायु, सभी। वायु होना चाहिए। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, ठीक है। पानी के बिना पौधे की वृद्धि से नहीं। हाइड्रो का मतलब पानी है। आवाज़ का पानी के साथ संबंध, पानी के तकनीक का संरक्षण, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? सौर ऊर्जा का बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक। हरे पौधे ही तो ट्रैप करते हैं। क्लोरोफिल, हरे पौधे का क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होता है? वन क्षेत्र 33% होना चाहिए। मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? मैंग्रोव की खेती के लिए उड़ीसा का दंडकारण्य जंगल, दक्षिण 24 परगना का सजने, उत्तराखंड का जिम कार्बेट, ये उड़ीसा का होगा नहीं, दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। पश्चिम बंगाल का एक जिला, इसका मुख्यालय अलीपुर में है। इसके एक और कोलकाता का शहरी क्षेत्र है, जो दूसरी ओर सुंदरबन के नदियों के बहुतायत वाले। अच्छा, ये सुंदरबन से लगा हुआ है और यहाँ पर ये पाए जाते हैं। सुंदरबन में घने जंगल एवं खारे पानी की दलदल के मैंग्रोव वन है, जो गंगा नदी के डेल्टा के पास ही है। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं, भोजन हेतु, यांत्रिक मदद हेतु, छाया हेतु, जल हेतु। एपीफाइट्स जल हेतु, यांत्रिक मदद हेतु। फाइटोट्रॉन एक सुविधा है जिससे रोग रहित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। पादपों की लुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षित रखा जाता है। फाइटोट्रॉन नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव होता है, यही सही होना चाहिए। निम्न में से कौन सा कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि, स्थानांतरित कृषि, उच्च पैदावार वाली किस्मों का उत्पादन, कांच के घरों में उगने वाले पौधे। कार्बनिक कृषि। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं। मरुस्थलीय क्यों? उनका पुष्पन निम्न ताप से नियंत्रित होता है। वे चंद्रमा की कलाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। दिन के समय मरुस्थलीय कीट पुष्पों को खा जाते हैं। मरुस्थलीय कीट रात के समय सक्रिय होते हैं, ये होना चाहिए। ओके। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं रासायनिक चक्र। जो तत्वों का चक्रण, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, भू रासायनिक, जैव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किस लिए प्रसिद्ध? जल प्रदूषण, ध्वनि, वन कटाई, सांस्कृतिक। वन कटाई सबको पता है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, आर्थिक दृष्टि से व्यापकारी हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्री फ्रेंडली हो, जियो फ्रेंडली। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं। सिवाय ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण
वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण भूमंडलीय गर्मी, संताप मंडल में ओजोन की परत व अपक्षय, ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। 0.9 ppm पर। पल्मोनरी एडेमा, फुफ्फुसीय शोफ, फेफड़ों की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें फेफड़ों में हवा की थैलियों में तरल पदार्थ भर जाने से मनुष्य सांस लेने में असमर्थ हो जाता है, जिससे मृत्यु हो सकती है। वायु में 9.0 ppm की सांद्रता पर ओजोन मनुष्यों में फुफ्फुसीय शोफ उत्पन्न कर स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। ओके, 9.0 होना चाहिए, 3.0 नहीं। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है वाटर चेस्टनट, अमेजनी जलचीनी, जल हाइसिंथस, यूट्रिकुलेरिया। सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप यूट्रिकुलेरिया तो बिल्कुल नहीं है। जल हाइसिंथ, वाटर चेस्टनट, जल हाइसिंथ, इसी को जो है एनमी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटने से, सामाजिक वानिकी से, वन महोत्सव से, वन आरोपण से। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। आश्रय, शीतल, भोजन, ऑक्सीजन। सरल है। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो संरक्षण को कहते हैं। स्थान रहित, स्वस्थानी। पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में ही कर दिया जाए तो स्वस्थानी। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है। जंगली जानवरों के निवास स्थानों का नाश। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है। जंगली जानवरों के नाश, मृदा अपरदन, वन संपत्ति की क्षति, अनेक मूल्यवान पादपों की क्षति। मृदा अपरदन, तो इस तरह से हमने लगभग 70 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे इसके आगे। थैंक यू। जय हिंद।